नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और आज ये खास प्रोग्राम आपके लिए डेंगू से जुड़ा हुआ, क्योंकि दिल्ली और आसपास के इलाकों में डेंगू का कहर बना हुआ है और काफी खतरनाक होता चला जा रहा है क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं। और इसलिए हमारे साथ एक खास डॉक्टर्स के पैनल यहां पर मौजूद हैं जो आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे और आप हमें फोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कई खास मेहमान। डॉक्टर DS राणा है जो प्रमुख हैं गंगाराम अस्पताल के, उसके अलावा डॉक्टर वेद प्रकाश हैं जो HOD हैं पल्मोनरी और क्रिटिकल केयर मेडिसिन किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, और साथ साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर BL शेरवाल, डायरेक्टर हैं राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो ये सभी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े रहेंगे आपके सवालों के जवाब देने के लिए, डेंगू से जुड़े जो भी आपके सवाल हैं। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। दिल्ली में कोरोना के बाद डेंगू अब लगातार बढ़ रहा है और इस साल दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल डेंगू के मरीजों से भरे हुए हैं। इस बार बच्चों की तादाद ज्यादा है। डॉक्टरों का कहना है कि इस बीमारी से किडनी, लिवर और यहां तक कि फेफड़ों पर भी असर पड़ रहा है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट। यूपी के बिजनौर का रहने वाला 14 साल का इंद्रजीत दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती है। डेंगू से पीड़ित इंद्रजीत की प्लेटलेट्स 15,000 से कम हो गई हैं। डॉक्टर इंद्रजीत को लगातार प्लेटलेट्स चढ़ा रहे हैं। इंद्रजीत की मां भी डेंगू से पीड़ित हैं और बिजनौर में भर्ती हैं। पास में नूरपुर कस्बा हमारा, तो वहाँ पे हमने हॉस्पिटल में एडमिट किया बच्चे को। तो हॉस्पिटल ऐसा ही है, मतलब ठीक ठाक है, बट डॉक्टर्स मतलब चार्ज इतना करते हैं वहाँ पे ना, एक दिन में 10-10 हज़ार रुपये चार्ज किया उन्होंने, लेकिन ट्रीटमेंट उन्होंने वो दिया नहीं जो चाहिए बच्चे को। हालात इतने खराब हैं कि RML के डेंगू वार्ड में एक बेड पर 2-2 बच्चों का इलाज चल रहा है। 45 साल की कांति सफदरजंग अस्पताल के बाहर फुटपाथ पर पूरे परिवार के साथ बैठी हुई है। कांति का 17 साल का लड़का सफदरजंग के ICU में गंभीर हालत में भर्ती है। कांति के बेटे की प्लेटलेट्स 8,000 के भी नीचे पहुंच गई हैं। मेरा बेटा एडमिट है। क्या हो गया उसे? डेंगू हो गया। डेंगू क्या बोले डॉक्टर, कितनी प्लेटलेट्स हो गई? प्लेट जब जिस टाइम हम लाए थे डॉक्टर साहब तो 18,000 थी, अब 8,000 बता रहे हैं। दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल भी डेंगू के मरीजों से भरे पड़े हैं। ये गंगाराम अस्पताल के फ्लू क्लिनिक की तस्वीरें हैं जहां पैर रखने की जगह नहीं है। गंगाराम के प्रमुख डॉक्टर राणा का कहना है कि उनके अस्पताल का ICU बच्चों से भरा हुआ है। इस बार डेंगू से मरीजों के किडनी, लिवर जैसे अंग भी खराब हो रहे हैं। बच्चों में तो हमारा ऑलमोस्ट 80% ऑक्यूपाइड है इस वक्त डेंगू से, और सीरियस कंडीशन बच्चे हैं। पर इस बार हम देख रहे हैं कि लिवर के बारे में भी काफ़ी डैमेज आते हैं। बहुत से पेशेंट की किडनी काम नहीं करती, उनको डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। बहुत से पेशेंट का ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाता है क्योंकि हार्ट प्रॉब्लम होती है। तो वो जो पेशेंट है वो बच्चों में ज़्यादा है, बड़ों में भी है। आधिकारिक तौर पर दिल्ली में सिर्फ 9 मौतें डेंगू से बताई जा रही हैं, जिसमें से 6 बच्चे हैं। दिल्ली के तमाम सरकारी और प्राइवेट अस्पताल भरे हुए हैं डेंगू के मरीजों से। खासकर बच्चे ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। जानकारों की माने तो मौत का आंकड़ा और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी आंकड़ा बताया जा रहा है कि 10 के करीब है। तमाम लोग हैं जो अस्पतालों में भर्ती हैं और ज़िंदगी मौत से लड़ रहे हैं। प्लेटलेट्स अचानक से इस डेंगू के नए स्ट्रेन में 50,000 से 25,000 और 10,000 तक भी आ जा रही हैं। तो सबसे बड़ी वजह यही है कि अगर आप घर से निकल रहे हैं तो फुल कपड़े पहनिए, मच्छरों से बचे जितना हो सकता है, पानी जमा ना होने दें, और अगर आप विजिलेंट रहेंगे, आप जागरूक रहेंगे तो भी डेंगू से बच सकते हैं। सहयोगी एजो जोसेफ के साथ नई दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। इस बार डेंगू जो इतना ज्यादा फैला है दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में, कितना खतरनाक है, किस तरह से इससे बचाव करें, क्या इसके सिम्टम्स हैं, आपके तमाम सवालों का हमें इंतजार रहेगा। आप हमें फोन करके सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर DS राणा जो प्रमुख हैं सर गंगाराम अस्पताल के, डॉक्टर वेद प्रकाश HOD पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, और डॉक्टर BL शेरवाल डायरेक्टर राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और डायरेक्टर चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय दिल्ली सरकार। और हमारे साथ डॉक्टर साहब पहले कॉलर भी हैं यहां पर, अभी फोन हमारे साथ जुड़ गए हैं मोहम्मद अजीज जो कि राजस्थान से फोन कर रहे हैं। आप अपना सवाल पूछिए, क्या आपका सवाल है अजीज साहब?
हाँ सर। जी, आप सवाल पूछिए। हेलो जी, आप अपना सवाल पूछिए। हमारे साथ डॉक्टर्स जुड़े हुए जो आपको सुन पा रहे हैं, आप सवाल पूछिए और अपना टेलीविजन बंद कर लीजिएगा। हाँ ठीक सर। मेरा सवाल है कि ये डेंगू में जो बता रहे हैं ना कि बकरी का दूध दें या वो कीवी दें जो फ्रूट होता है, या फिर वो पपीते के पत्ते का जूस है वो दें, या क्या ये सही चीज है या इसमें क्या परहेज करें? आपके घर में किसी को डेंगू हुआ है? मेरी बच्ची है छोटी 9 साल की, वो उसको डेंगू हुआ है? हाँ, उसकी कल ही रिपोर्ट आई है। कल ही उसकी रिपोर्ट आई है। ठीक है, हमारे साथ जो तमाम डॉक्टर्स मौजूद हैं, आप में से कोई इसका जवाब देना चाहेंगे? डॉक्टर DS राणा, उन्होंने ये सवाल पूछा है कि जैसे हम भी जान रहे हैं कि खास करके इस नए स्ट्रेन में प्लेटलेट्स बहुत जल्दी फॉल कर रहे हैं, और ये हमेशा से बताया जाता है कि पपीते के पत्ते का जो रस होता है वो प्लेटलेट्स को बढ़ाने में मददगार साबित होता है। तो जब प्लेटलेट्स गिरते हैं क्या करना चाहिए? जो मोहम्मद अजीज ने सवाल पूछा, आप उनकी समस्या का क्या हल बता सकेंगे? पहले तो मैं जी साहब को बताना चाहता हूं कि प्लेटलेट गिरना ही एक डेंगू का खतरे का नुकसान नहीं है। प्लेटलेट गिरते हैं बहुत से पेशेंट में, और जब तक वो 20 से तक नहीं पहुंचे तब तक कोई डरना नहीं चाहिए। जहां तक इनका सवाल है कि जो ये दवाइयों के नाम लिए इन्होंने, पत्तों के नाम लिए, इनसे फायदा होता है कि नहीं फायदा होता है, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि इनसे फायदा होता है। शायद नुकसान तो कोई नहीं होता क्योंकि खाने पीने की चीजें हैं, कोई नुकसान तो नहीं होता है। तो किसके भरोसे नहीं रहना चाहिए कि हम दवाइयां दे रहे हैं तो ठीक हो जाएंगे। ये इनको पता होना चाहिए। बहुत से पेशेंट वैसे ही ठीक हो जाते हैं, सारे पेशेंट कोई सीरियस नहीं होते हैं। जो पेशेंट सीरियस होते हैं उसका उनको पता होना चाहिए कि उनके प्लेटलेट्स थोड़े कम हो सकते हैं। जब प्लेटलेट गिर जाए, ज्यादा गिर जाए, और जब 50,000 से नीचे गिरना शुरू हो जाए तो उनको जागरूक हो जाना चाहिए और अस्पताल के डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। उससे पहले बुखार के लिए क्रोसिन दे सकते हैं। कोई भी बुखार, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, यदि 5 दिन से ज्यादा बुखार डेंगू का रह रहा है, इस दफा जिसको डेंगू पता लग गया है उसको अस्पताल को जरूर ले जाना चाहिए। और किसी तरीके से पेशेंट फील अच्छा नहीं, बेटर फील कर रहा है और उसका कोई ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, तब उसका चेकअप होना चाहिए और देखना चाहिए कि उसके कोई लिवर एंजाइम या किडनी में या कोई हार्ट में, लंग्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो डॉक्टर को कांटेक्ट में रहना चाहिए। पर ये नहीं इंसिस्ट करें लोग कि जैसे डेंगू पॉजिटिव है इसको पेशेंट को भर्ती करो, चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उससे जो हमारे बेड की सिचुएशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो एट द सेम टाइम डॉक्टर भी संपर्क में है। वापस लौटूंगी मैं आपके पास डॉक्टर साहब, और आपके ऑडियो में थोड़ी समस्या है। इस बीच कुछ हम दिखाते हैं कि ग्राफिक्स के जरिए कि जो डेंगू फैला है उससे आप उसे पहचान कैसे करेंगे, जो आम लक्षण हैं डेंगू के वो क्या क्या हैं। तो डेंगू के आम लक्षण ये हैं कि संक्रमण के 4 से 6 दिन के बाद नजर आते हैं जो इसके लक्षण होते हैं, और इसके अलावा अचानक तेज बुखार होता है, सर दर्द होता है, जोड़ों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द, चकत्ते, और यानी कि स्किन पे जो रैशेस हो जाते हैं, और उल्टी, ये सब जो हैं वो कॉमन सिम्टम्स हैं डेंगू के। और डेंगू के जो मामले हैं इस बार वो काफी ज्यादा हैं दिल्ली में। ये भी हम आपको एक ग्राफिक के जरिए दिखा रहे हैं कि दिल्ली में जो डेंगू का कहर है वो 2018 के बाद सबसे ज्यादा है। 1 नवंबर से 6 नवंबर के बीच 1171 मामले आए हैं, और सिर्फ अक्टूबर के महीने में 1196 मामले थे। सितंबर में 2017 केस थे। 3 साल में ये सितंबर में सबसे ज्यादा मामले थे, और इस साल 2708 मामलों की जो है वो रिपोर्ट अब तक आई है। और भी हमारे साथ कॉलर्स जुड़ेंगे, पर हमारे साथ जो डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, डॉक्टर वेद प्रकाश हैं इस समय हमारे साथ, और डॉक्टर BL शेरवाल हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश, इस बार जो डेंगू फैला है और ज्यादा खतरनाक पिछले कुछ सालों में बताया जा रहा है, और एक बात ये भी है कि एक तो डेंगू है और एक हैमरेजिक डेंगू है। ये अलग अलग है। किसी में ये हैमरेजिक डेंगू नहीं भी होता, यानी खून के चकत्ते बन जाते हैं, स्किन के नीचे कहा जाता है कि शायद इंटरनली ब्लीडिंग होती है। तो आप बताएंगे कि ये क्या दोनों में फर्क है और कितना खतरनाक है, और इसकी क्या वजह है कि ये हैमरेजिक डेंगू भी हो रहा है, ये भी हो रहा है? बिल्कुल नगमा, आपने सही कहा कि जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, देखिए डेंगू ये तो सभी जानते हैं कि ये मच्छर से जो वायरस ट्रांसमिट होता है एडीज मॉस्किटो से, उसकी वजह से ये स्प्रेड होता है।
और जो सिम्टम्स हैं ये माइल्ड से लेकर के और सीवियर तक ये हो सकते हैं। और जो सीवियर फॉर्म है उसमें दो तरह की वैरायटीज हैं, जिनमें एक तो हेमरेजिक आपने कहा, डेंगू हेमरेजिक फीवर, और या फिर शॉक सिंड्रोम, जिसमें डेंगू शॉक सिंड्रोम में जो पेशेंट आते हैं उसमें ये दो सीवियर फॉर्म हो सकती हैं। अदरवाइज जो सिम्टम्स हैं, जैसा कि आपने कहा कि हेडेक हो सकता है, मसल्स में, बोन्स में, जॉइंट्स में पेन हो सकता है, उल्टी आ सकती है पेशेंट को, आंखों के पीछे दर्द, ये काफी एक स्पेसिफिक सिम्टम, इसमें हम लोग मानते हैं कि आंखों के पीछे ऐसा दर्द महसूस होता है। एंड जो कहीं पे जो लिम्फ नोड्स हैं, ग्लैंड्स हैं, वो स्वेल अप हो सकती हैं, रैसेज आ सकते हैं। अगर जैसा जब प्लेटलेट जब कम होने लगता है, 1 लाख से नीचे आने लगता है, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि किस तरह से जब ये 20 तक आ जाता है तो एडमिशन करने की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे मरीजों को एडमिट किया जाता है, और जब 10 से नीचे आ जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू जो इसकी, तो उनको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी किया जाता है। तो ये जो सीवियर फॉर्म है, जब प्लेटलेट डाउन होते हैं तभी ऐसी स्थितियां बनती हैं कि हेमरेज हो सकता है। और जो पेटेकियल हेमरेज है, जिसमें कि पैचेस, ट्रेसेस जो स्किन पे मिल सकते हैं, डिपेंडेंट पार्ट्स में ज्यादा मिल सकते हैं, ऑल ओवर बॉडी पर, तो उसको हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि इसमें ब्लीड हो सकता है, तो यहाँ ट्रांसफ्यूज करने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ डिहाइड्रेशन एक बड़ी समस्या इस समय है पेशेंट्स में, और डेंगू वाले पेशेंट्स में, जहाँ शॉक सिंड्रोम की जो पेशेंट हमें रिसीव होते हैं आईसीयू में, उनमें एक हेमेटोक्रिट को मॉनिटरिंग करना, जिससे कि इससे हम आम भाषा में कह सकते हैं कि खून का जो गाढ़ापन है उसको हम लोग मॉनिटर करते हैं कि किस तरह से एक हाइड्रेशन रखा जाए। माइल्ड केसेस से लेकर के मॉडरेट टू सीवियर जितनी वैरायटी है, उसमें यही कहा जाता है कि आप रेस्ट लें। डॉक्टर साहब, आपके पास वापस लौटूंगी मैं पूछने के लिए ये भी कि किस समय अस्पताल में चले जाना चाहिए। ये हेमरेजिक डेंगू, अगर ये हेमरेज सा हो जाता है तो क्या इमरजेंसी है और वो घर पे नहीं मैनेज हो सकता, अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा? हमारे साथ कॉलर्स लेकिन और जुड़ रहे हैं, और हमें कॉल ले लोगों की समस्याएं तमाम तरह की हैं और आप लोगों से सवाल पूछना चाह रहे हैं। धर्मेंद्र पासवान हमारे साथ जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ से। धर्मेंद्र, आप अपना सवाल पूछिए। धर्मेंद्र जी, आप हमें सुन सकते हैं? आप अपना सवाल पूछिए। धर्मेंद्र पासवान छत्तीसगढ़ से हमें कॉल मिला रहे थे, लेकिन इस समय उनकी आवाज नहीं आ रही है, शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। शायद इस वजह से हम उनकी सवाल अभी नहीं ले पा रहे हैं, पर हमारे साथ जैसे ही वो जुड़ेंगे या कोई और कॉलर आएंगे तो हम लोगों के सवाल लेंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए डॉक्टर बीएल शेरवाल भी हैं। डॉक्टर बीएल शेरवाल, तमाम तरह के सवाल हैं लोगों के, ये कि बचाव क्या करें, और जब जाहिर है कि अब मच्छर के काटने से बचना है इसमें, लेकिन इतने ज्यादा अब यहाँ पे दिल्ली और आसपास के इलाकों में डेंगू फैला हुआ है, तो अगर डेंगू होता है लोगों को तो कैसे इसे मैनेज किया जाए? सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, किस सिम्टम पे सतर्क होना चाहिए? कई बार होता है कि बुखार किसी भी वजह से हो सकता है, वायरल बुखार होता है, लेकिन कब आपको जाकर इसकी टेस्टिंग करानी चाहिए और ये सोच सकते हैं आप कि कहीं डेंगू तो नहीं है ये? देखिए, डेंगू बेसिकली दिल्ली या दिल्ली के आसपास इलाकों में जो आप अभी बता रहे थे कि काफी संख्या में लोग इस बार संक्रमित हैं, और जो आमतौर पर देखा गया कि 1 in 20 पेशेंट जो हैं सीरियस या क्लिनिकली जो सीरियस पेशेंट होते हैं उनमें से आता है। तो आमतौर पर नॉर्मल फीवर या कई बार एसिम्प्टोमेटिक रह सकते हैं वो, लेकिन कई बार जो है इन पेशेंट्स में जब सीवियर पेन एब्डोमेन हो, हाई ग्रेड फीवर हो, या वॉमिटिंग, परसिस्टेंट वॉमिटिंग हो पेशेंट को, या फिर रैशेस हो और बॉडी पे जो पेटेकियल हेमरेज अभी डॉक्टर प्रकाश ने भी बताया, तो ये जो है इवन सीवियर हेडेक हो, रिट्रोवेबल पेन जिसको हम बोलते हैं, तो वो अलार्मिंग है। और वो बेसिकली ये हम क्लिनिकल डायग्नोसिस जो है क्लिनिशियंस कर सकते हैं, और उसके बाद
तुरंत जो है वो उसके लिए जांच के लिए NH1 टेस्ट अगर 5 दिन से कम है और या फिर जो नेट है या IgM एलाइजा टेस्ट कराएंगे, जिससे वो कंफर्म होगा कि ये डेंगू है या और कोई वेक्टर बॉर्न डिजीज है, चाहे वो मलेरिया हो सकता है या कई बार चिकनगुनिया, कई बार दोनों हो सकते हैं, चिकनगुनिया और डेंगू, या इवन देखा जा रहा है इस बार जो है काफी पेशेंट में टाइफाइड के साथ जो है वो डेंगू मिल रहा है लोगों में। तो हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, जसराम सिंह हैं, मोहाली से कॉल कर रहे हैं। पूछिए जसराम जी, आप हमें सुन सकते हैं और इस वक्त आपको हमारी आवाज आ रही है अगर, तो आप अपना सवाल पूछें डॉक्टर साहब से। हाँ जी आ रही है मैम, आ रही है, बोलिए जी। हाँ जी सर, सभी पैनल को मेरा नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी, मैं ये कह रहा था, ये डेंगू और झींगा जो है इसमें मतलब क्या परेशानी है, मतलब क्या चीज आती है जो कि आदमी बहुत परेशान हो रहे हैं? डेंगू क्या है और झींगा जो वायरस है वो क्या है? तो डॉक्टर शेरवाल, आप इसका जवाब देना चाहेंगे कि ये डेंगू भी फैला हुआ है, जीका वायरस के भी मामले आए हैं, दरअसल लोग परेशान हैं, पहले वो कोविड से झेल रहे हैं, जीका वायरस भी कहीं आ गया, अब डेंगू भी आ गया। ये जीका वायरस से होने वाला बुखार, उसमें क्या होता है, डेंगू में क्या होता है, कैसे फर्क करेंगे? नहीं देखिए, जहां तक बात है पेशेंट्स को ये समझने की कि जीका वायरस और डेंगू वायरस में क्या फर्क है, वो उसकी आवश्यकता नहीं है। बेसिकली हम टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा डायग्नोसिस है, वो ज्यादा जरूरी है। अल्टीमेटली जो है मरीज को या आम आदमी को ये जरूरी है, क्योंकि दोनों जो बीमारियां हैं वो मॉस्किटो के, मच्छरों के काटने से होती है। तो हमारा मेन फोकस रहना चाहिए कि मच्छरों के काटने से कैसे बचने का उपाय करें। क्या लक्षण एक जैसे ही है दोनों के? जीका वायरस में भी जो बीमारी है, क्या उसमें भी वही बुखार और उसी तरह की चीजें होती है जैसे डेंगू में होती है? बिल्कुल उसमें, लेकिन जो इसके अंदर जो सिम्टम है, हाई ग्रेड फीवर और रिट्रोवल्वर पेन और कुछ एक सिम्टम अलग हैं, और बाकी यूजली वायरल डिजीज में इट स्टार्ट विद दी फीवर एंड बोनी पेन तो है, बट जायका इज मोर इन्फेक्शियस और इट इज मोर सिवियर एज कम्पेयर टू डेंगू, तो इसलिए वो थोड़ा सा डरावना है। जीके के जायका के जो है धर्मेंद्र पासवान भी जुड़ गए हैं बड़े रहते सवाल के साथ। एक और कॉलर है डॉक्टर साहब, एक सेकंड, उनका कॉल भी, उनका सवाल ले लें और उसके बाद हम आपसे जवाब लेंगे। धर्मेंद्र, आप हमें सुन सकते हैं, छत्तीसगढ़ से कॉल कर रहे हैं, धर्मेंद्र पासवान। हेलो। हाँ जी, आपको हम सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल है मैडम कि डेंगू का मुख्य लक्षण क्या है, तत्काल उसको कैसे पहचाना जा सकता है और कितना प्लेटलेट्स डाउन होने पर यह खतरनाक हो सकता है? जी, डॉक्टर राणा जवाब देंगे इसका, प्लीज। डेंगू का सबने बताया कि मुख्य लक्षण तो बुखार ही है, आंखों के पीछे दर्द होना, पेट में दर्द होना, उल्टी आना और सारे जोड़ों में मसले में पेन होती है, कमजोरी आती है, हाई ब्लड फीवर होता है। मैं तो ये कहूंगा कि आज अभी किसी ने पूछा था जीका वायरस है, दूसरे वायरस हैं, आज तो सभी बीमारियां फैली और लागे बारी डेंगू भी इस बार अभी कुछ दिनों के लिए। पर कोई भी बुखार आए तो मैं इस वक्त कहूंगा सबके लिए कि बुखार किसी भी टाइप का हो उसको इग्नोर नहीं करो। यदि बुखार 103 104 से ऊपर है तो उसमें डेंगू की टेस्ट सबसे पहले करा लो, और आज की डेट में सब जगह डेंगू के टेस्ट अवेलेबल हैं और फट पता लग सकता है कि डेंगू है। यदि डेंगू है तो उसकी जो प्रिकॉशन सबने हमने बताई वो करते रहिए। दूसरा क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गया, क्या पूछा? वो पूछ रहे थे कि इसका लक्षण जो है वो क्या है और कब हम समझेंगे कि ये खतरनाक है और अस्पताल जाना चाहिए, इसके लिए क्या? जी, यदि दर्दें बहुत ज्यादा हो रही हैं और उसको तो यह है कि प्लेटलेट को रोज करते रहें और क्रोसिन खाएं, सिर्फ क्रोसिन, पैरासीटामोल जिसको कहते हैं, एस्प्रिन या ब्रूफेन जो लोग आम घरों में खाते हैं वो दवाइयां बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, और कोई लोग एस्प्रिन ले भी रहे हैं तो उनको एस्प्रिन बंद करना चाहिए स्पिरिट के लिए, और ये बड़ा जरूरी है। और यदि बुखार 105 दिन के बाद बुखार है तो डॉक्टर को कंसल्ट जरूरी करना, जब प्लेटलेट लो हो या हाई हो तो डॉक्टर जज करेंगे कि एडमिशन की जरूरत है कि नहीं। और बाकी जब पता लग जाता है कि डेंगू है तो डेली अपना एक तो पानी पीते रहें, काफी अपने आप सूप वगैरह पिए, पानी पिए, अपने आप को हाइड्रेट रखें, ब्लड प्रेशर चेकअप कराते रहें कि ब्लड प्रेशर ठीक है कि नहीं है। ब्लड प्रेशर लो होने लगता है या ऐसी बात है तो डॉक्टर के पास जाना है। और प्लेटलेट्स भी आमतौर पर डेली चेक करते रहें,
कॉन्स्टेंटली फॉल कर रहे हैं, तो जैसे ही 20-30 हजार होते हैं तो डॉक्टर को इमीडिएटली हॉस्पिटल के पास कंसल्ट करना चाहिए उनको जी। तो प्लेटलेट्स नीचे आने लगते हैं तो डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। एक पेशाब बंद हो जाता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो करनी है। ओके, तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे तमाम दर्शक हमें कॉल कर सकते हैं अपने अपने सवालों के साथ, और यहाँ पे डॉक्टर्स उनके सवालों का जवाब देने के लिए हैं। ये नंबर है जिस पर आप कॉल करें 7303388311, और आपके सवाल डेंगू से जुड़े हुए जो भी होंगे उसका जवाब डॉक्टर्स जो हमारे साथ हैं, डॉक्टर्स का पैनल, वो जवाब देंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, हम लौटते हैं इस शो में। 5 की बात में आज हम खास चर्चा कर रहे हैं डेंगू पर। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में डेंगू का कहर है और काफी ज्यादा नंबर में केसेस आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर हैं, अदिति, जो नोएडा से फोन कर रही हैं। अदिति, आपका सवाल क्या है? जी, मेरा सवाल ये है, मेरे दोनों बेटों को डेंगू हुआ था और उसमें से एक बेटे को मुझे हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा था। अभी वो दोनों ठीक हैं, तो अब ठीक होने के बाद हमें और क्या सावधानियां लेनी चाहिए दोनों के स्वास्थ्य को देखते हुए, और दूसरा चीज इनमें एंटीबॉडीज कब तक रहेंगी? जी, अदिति, कितनी उम्र है बच्चों की और उनके किस तरह के सिम्टम्स थे? 15 साल है बड़े वाले बेटे की, जिसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। तो उसको बहुत तेज बुखार था, आंखों में दर्द था, वॉमिटिंग थी और उसको चक्कर काफी आ रहे थे और ब्लड प्रेशर काफी लो चला गया था। तो ये तमाम केसेस, मामले जो हैं, ये तमाम सिम्टम्स थे। आप में से डॉक्टर वेद प्रकाश, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल अदिति जी, जिस तरह का इनको आपने बताया है, डेंगू के कंफर्म केस भी हैं, और जो बीपी कम हुआ है, एक शॉक की स्थिति बनती है, जब शॉक सिंड्रोम जिसे हम लोग कहते हैं, डेंगू शॉक सिंड्रोम, उसमें इस तरह की जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलते हैं और हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। जहां तक इनके एंटीबॉडीज का सवाल है, तो इसमें जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है वो डेवलप होती है, लेकिन एक इशू ये रहता है कि जो वेरिएंट हैं, इसके प्रमुख तौर पर 4 वेरिएंट इसके हमारे पास होते हैं, जो D1, D2, D3, D4। तो इस समय जो ज्यादा केसेज आ रहे हैं वो D2 के हैं, जो कि थोड़ा अदर जो कैटेगरीज हैं उनकी तुलना में ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा इसके सिम्टम्स रहते हैं, और जो शॉक सिंड्रोम या फिर जो हेमरेजिक फीवर है उसमें जाने के जो चांसेस हैं माइल्ड केसेस को, वो इसमें ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए प्रिकॉशंस अब या क्या मतलब रिकवरी के बाद किस तरह के इनको कदम उठाने चाहिए? देखिए, प्रॉपरली हाइड्रेशन रखिए, मच्छरों से बचा के रखिए, क्योंकि जो स्प्रेड है वो होने के चांसेस रहते हैं। जब एक रोगी को जब मच्छर काटता है, वो दूसरे में उसको स्प्रेड कर सकता है। और जो प्रिवेंशन है अपने घर के आसपास या घर में जो पानी है, एक स्वच्छ पानी में, एक खास बात है कि एक तो दिन में ये मच्छर काटते हैं सुबह शाम में, और जो एक्सपोज्ड एरिया है उसमें मच्छर काटते हैं। और ये साफ पानी जो घरों में रहता है, किसी बर्तन में रखा है या किसी में ढक के नहीं रखा है, तो वहां ब्रीडिंग इनकी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के मेजर्स लेना और बच्चों का वॉच करना कि कोई जो अलार्मिंग सिम्टम्स हैं, जिनमें चकत्ते आना या फिर फीवर, या जो अभी जो इनके सिम्टम्स थे ये कहीं रिपीट तो नहीं हो रहे हैं, और डिहाइड्रेट तो नहीं हो रहे हैं। तो डिहाइड्रेशन एक बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से हम लोगों को कई बार भर्ती करना पड़ता है। तो प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स दें, रेस्ट में रखें, बच्चों को रेस्ट कराएं, और जो प्रिवेंशन है मॉस्किटो बाइट के, उनको करें, जिनमें स्किन एक्सपोजर है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं इस वक्त, कोजाराम राजस्थान से फोन कर रहे हैं। आपका क्या सवाल है? जी, मेरा सवाल है, मेरी बच्ची को क्या है, बुखार रहता है, दिन भर बुखार छोड़ता नहीं है, तो क्या मैं पैरासीटामोल दिन में 3 बार दे देता हूँ, या 3 बार देने से बुखार थोड़ा कम रहता है, या 3 बार देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? पर कितने दिनों से बुखार है और क्या टेस्ट हुआ है कि ये डेंगू है? हाँ, डेंगू तो वो है, डॉक्टर को दिखाया था 2 दिन पहले, दिखाया था डॉक्टर साहब को, उन्होंने बोला था डेंगू है। तो आपका सवाल क्या है अभी कि पैरासीटामोल कितना देना चाहिए? हाँ, दिन भर में 3 देनी पड़ती है, तब बुखार कंट्रोल में रहता है। तो 3 से ज्यादा दे सकते हैं या नहीं देनी चाहिए?
इस पे आप जवाब देना चाहेंगे डॉक्टर शेरवाल, डॉक्टर राणा, आप में से कोई भी? जी मतलब ले सकते हैं नॉर्मली, जहाँ तक कोशिश है करनी चाहिए कि 3-4 गोलियां ज्यादा नहीं लें, तो 3-4 दिनों के लिए लेनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पर प्रेफरेबली करो विद इन 3 टैबलेट्स लें तो अच्छा है। 3 के अंदर भी रहे तो अच्छा है। 3 के अंदर पैरासिटामोल में गैप रखना चाहिए 4 to 6 आवर्स, 4 से 6 घंटे का, या अदरवाइज फिर कोल्ड स्पंजिंग करो कुछ और करिए। या तो ठंडे पानी से आप सर पोंछ सकते हैं, गीले कपड़े से सर पोंछ सकते हैं अगर बुखार बढ़ रहा है, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा पैरासिटामोल भी नहीं देना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुटे हैं, आरिफ, आपका सवाल क्या है? जी नमस्कार मैम जी, मेरी बहन है बड़ी जी, उनकी ना मतलब 20 दिन पहले डेंगू हो गया था, तो उनके प्लेटें भी कम आई थी, तो हमने इंजेक्शन वगैरह भी जो प्लेटें बढ़ाती हैं वो भी लगवाया है, बट मैम ना वो रिकवरी रेट जो है ना 75-80 के बीच में है, बट मैम उनको ना लेजीपन बहुत है, वो सोती रहती है ज्यादातर। तो कमजोरी होती है ज्यादा इस बुखार के बाद में, सुस्ती रहती है। डॉक्टर राणा? कन्वाल्सेंस फील्ड है ना उसको, तो उनको खाने पीने को अच्छा दो, पानी पीते रहो, खाने को तंदुरुस्त खाना दीजिए, अच्छा हेल्दी खाना दो, ठीक हो जाएगी। अब आमतौर पर ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन लग जाते हैं जब तक पेशेंट पूरे नॉर्मल होते हैं, और डिपेंड करता है कितनी सीवियर डिजीज थी, कहीं को माइल्ड डिजीज होती है जल्दी रिकवर कर देते हैं, फिर इसमें निराश होने की बात नहीं। अभी एक दफा बुखार उतर गया है और बाकी पैरामीटर सारे ठीक हैं, तो जहां तक कमजोरी का क्वेश्चन है वो ठीक हो ही जाएगी, उसमें कोई मतलब नहीं है। और किसी का कोई क्वेश्चन तो पहले इम्यूनिटी के बारे में भी वो डॉक्टर साहब ने जवाब दे दिया उनको कि उस इम्यूनिटी जो भी होगी उसी स्ट्रेन के लिए होगी। डेंगू एक दफा हो गया इसका मतलब नहीं है कि डेंगू दोबारा नहीं हो सकता है, नेक्स्ट टाइम यदि किसी और स्ट्रेन से डेंगू होगा तो हो सकेगा और ज्यादा सीरियस होगा। अच्छा, एक बार हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग तरह के स्ट्रेन हैं। 4 स्ट्रेन की तो बात बताई है भी। इस बार जो स्ट्रेन है ज्यादा वो D2 स्ट्रेन है जो फैला हुआ है, जो कि अगर दूसरे स्ट्रेन की तुलना में देखें तो ज्यादा खतरनाक है, इसलिए बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, लखबीर सिंह। लखबीर सिंह, आप अपना सवाल पूछें, गुड़गांव से कॉल कर रहे हैं हमें। हाँ जी, सत श्री अकाल जी सभी को। मैडम मेरा सवाल ये है कि मेरे को ना मंडे को फीवर आया था और मैंने नेक्स्ट डे टेस्ट कराया तो मेरा डेंगू पॉजिटिव आया जी। ओके, अभी मैं डेंगू मेरा पॉजिटिव है और मेरे को फर्स्ट 2 दिन में 104 तक फीवर आया, तो मैंने PCM डोलो लेनी स्टार्ट करी, जिससे मेरा फीवर नीचे नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने डॉक्टर से कांटेक्ट किया, उन्होंने मेरे को मेप्टल फोर्टे करके रेफर की कि ये वाली लो, और उससे मेरा फीवर तो नीचे आने लग गया, बट अभी भी मेरा 4 दिन से 100-101 तक फीवर आ जाता है 4 to 5 आवर में। तो क्या कितने दिन तक इसका फीवर रहता है? मतलब अभी 4 दिन से फीवर मेरे को 5 to 6 आवर के बाद आ जाता है, तो कौन सी टेबलेट अभी मैं मेप्टल फोर्टे ही लेता रहूं या डोलो लेनी है, ये मेरा क्वेश्चन है जी। डॉक्टर वेद प्रकाश? देखिए लखवीर जी, जो आपने दवाई ली है, देखिए साधारण तौर पे हम लोग ओवर द काउंटर जो दवाई अवेलेबल है उसमें जो पैरासीटामोल है वो 650 तक एडल्ट में दी जाती है, और जैसा कि अभी डॉक्टर राणा साहब भी बता रहे थे कि 3 से 4 बार इसको ले सकते हैं, 4 से 6 घंटे के गैप पर ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी बताया कि एस्पिरिन या जिनमें ब्लीड क्योंकि होने के चांसेस इसमें बढ़ते हैं, हेमरेजिक फीवर एक इसकी वैरायटी है जिसमें प्लेटलेट कम होने से हेमरेज हो जाते हैं, तो उस कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए भी जो कोई थिनर्स हैं, ब्लड थिनर्स, उनको रोकने की भी आवश्यकता होती है। एस्पिरिन नहीं लें, और जो दवाई है उनको अगर फीवर डाउन नहीं हो रहा है उससे भी देने से पैरासीटामोल, तो उसमें जो स्पॉन्जिंग है, कोल्ड स्पॉन्जिंग, रेस्ट करना, और इन्हीं बातों का खूब सारा हाइड्रेशन जब ये रखेंगे, मुझे लगता है प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स ये लें, और साथ ही साथ प्लेटलेट की जो मॉनिटरिंग है वो जरूर इनको रोजाना प्लेटलेट्स की मॉनिटरिंग कितनी फ्रीक्वेंटली करना चाहिए डॉक्टर साहब? देखिए डेली अगर कर सकें तो बहुत अच्छा है। हाँ। और अगर प्लेटलेट गिर रहे हैं तो जरूर डेली किया जाए, और डेली के साथ साथ एक मैनुअल प्लेटलेट काउंट भी हम लोग एडवाइस करते हैं कि जब कई बार क्लम्प्स बन जाते हैं प्लेटलेट्स के और उसकी संख्या कम नजर आने लगती है लेकिन वो कम नहीं होती है, तो उसके लिए हम लोग एक मैनुअल प्लेटलेट काउंट उसको भी करते हैं, और साथ ही साथ एक हीमेटोक्रिट
जो डिहाइड्रेशन को दर्शाता है ये 40 से नीचे रहना चाहिए। जो गाढ़ापन है खून का उसको देखना बहुत आवश्यक है। नहीं तो जो एक हम लोग कहें कि घर पे किस तरह से करें, माइल्ड फीवर और माइल्ड जो सिम्टम्स हैं उनके लिए प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लें, रेस्ट लें, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, रेस्ट, ये तमाम चीजें बहुत जरूरी हैं और बहुत अक्सर मॉनिटर करना है कि प्लेटलेट काउंट जो है वो क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस सवालों के जवाब देने के लिए। हमारे पास इस शो में अभी इतना ही वक्त है। लोगों के बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि ये डेंगू बहुत ज्यादा फैला हुआ है और खतरनाक तरीके से फैला है दिल्ली में। दिल्ली के आसपास में कई सालों में सबसे ज्यादा मामले इसके सामने आ रहे हैं। इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम।